टैक्स बचाना हो या टैक्स की गुत्थी सुलझानी हो, ऐसे हर मोड़ पर आपके साथ खड़ा मिलेगा आपका ये पसंदीदा शो टैक्स गुरु, क्योंकि यहाँ आपको मिलता है बेहद ही आसान भाषा में टैक्स जैसे पेचीदे मुद्दों पर आसान जवाब। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण राय और आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ हैं इस बार जाने माने टैक्स एक्सपर्ट मुकेश पटेल जी। मुकेश जी, आपको सबसे पहले बहुत बहुत बधाई चैंपियन ऑफ टैक्स पेयर एजुकेशन अवार्ड से सम्मानित होने के लिए। Please Thank you. offer a grand Thank you very welcome much. to Advocate Mukesh Patel. मुकेश जी, ये हम सभी के लिए बहुत ही गर्व का क्षण है और ये आप चूंकि लंबे समय से सीएनबीसी आवाज़ से जुड़े रहे हैं और दर्शकों को आप अपने जो टैक्स से जुड़ी हुई शिक्षा है, जो आपकी एक्सपर्टीज़ है, उससे लाभान्वित करते रहें। इस पूरे पुरस्कार के लिए अगर मैं आपसे ये जानना चाहूँ कि इसका श्रेय किनको देना चाहेंगे? बिल्कुल लक्ष्मण जी, सबसे पहले तो मुझे बड़ी खुशी है, जैसे आपने बताया 2014 से लेके पिछले 8 साल से मैं सीएनबीसी परिवार से बहुत नज़दीकी से जुड़ा हुआ हूँ। सीएनबीसी आवाज़ ही नहीं, लेकिन सीएनबीसी बाज़ार जो गुजराती भी है, दोनों को मिला के शायद मैं कहूँगा कि मैंने अराउंड 400 टैक्स शोज़ किए हैं मेरे 500 से ज़्यादा टैक्स शोज़ के दायरे में। तो दिस इज़ द हिस्टोरिक फिगर। अब मैं जब ये सोचता हूँ, आज 45 साल हो गए, मैंने 1977 से मेरा प्रोफेशन शुरू किया, पर मुझे याद है बराबर, नॉस्टैल्जिया कम्स अप माय माइंड, कि जब मैं एक लॉ का विद्यार्थी था इन द मिड 70s, उस अरसे में भारत के दो दिग्गज कहा जा सकते हैं उनको, टू टावरिंग लीगल ल्यूमिनरीज, एक जस्टिस वी.आर. कृष्णा अय्यर और एक हमारे लीगल ईगल श्री नानी पालखेवाला जी। तो ये दोनों मेरे मेंटर बने और ये मेरा सौभाग्य रहा। और कृष्णा अय्यर साहब ने मुझे जो खुद वो एक ही वॉज अ पायनियर ऑफ लीगल एड जस्टिस, उन्होंने मुझे ये ही फायर्ड माई इमेजिनेशन कि मुझे प्रोफेशन के अलावा ये टैक्स पेयर एजुकेशन का काम हाथ पे लेना चाहिए। उस जमाने में तो टीवी शोज मुझे नहीं लगता है थे, कि जो जिम्मेदारी आपको सौंपी गई उसको आपने ना खूबी बखूबी निभाया, बल्कि जो आपके मेंटर थे उनकी उम्मीदों से ज़्यादा आपने कर दिखाया है और ये सम्मान इसी का प्रतीक है और शायद यही वजह है कि दर्शक आप पर इतना ज़्यादा भरोसा करते हैं। तो सबसे पहले दर्शकों को बता दूं कि इस बार शो में क्या कुछ खास हम कहने वाले हैं। विदेश यात्रा के लिए सरकारी कर्मचारी नहीं कर सकेंगे एलटीसी का क्लेम और ना ही मिलेगी टैक्स में छूट। शेयर मार्केट से होने वाली कमाई पर क्या शेड्यूल्ड ट्राइब यानी अनुसूचित जनजाति को चुकाना होगा टैक्स, और साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि अगर आपने पुराने घर को तोड़ने के बाद प्लॉट को बेचा है तो क्या आपको मिलेगा कैपिटल गेन्स टैक्स में कोई देनदारी में छूट। इन सारे मुद्दों पर बातचीत करेंगे, लेकिन मुकेश जी, सबसे पहले चलते हैं हम लोग, एक बहुत ही अनूठा सवाल आया है, जो अक्सर ऐसे सवाल बहुत कम देखने को मिलते हैं। वो अरुणाचल प्रदेश से आया है, ईटानगर से। ये थुप्टन ताशी जी का सवाल है जो हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। ताशी जी, नमस्कार। जी सर, नमस्कार। मैं थुप्टन ताशी बाबू ईटानगर अरुणाचल प्रदेश से बोल रहा हूँ। सर, मेरा सवाल है कि ये शेड्यूल ट्राइब वालों को जो कैपिटल गेन टैक्स एप्लीकेबल है या एग्जेम्प्टेड है? ये आपका बहुत ही रोचक सवाल। एक्चुअली ये सवाल के लिए लक्ष्मण जी मुझे थोड़ा रिसर्च भी करना पड़ा, क्योंकि ताशी जी को और हमारे कई दर्शक जो खास तौर से नॉर्थ ईस्ट और कश्मीर में लद्दाख एरिया में जो रह रहे हैं, इनके लिए इनकम टैक्स एक्ट की जो सेक्शन 10 सब सेक्शन 26 है, तो उसमें ये कहा गया है कि वेयर there is any income the source of which is within these notified territories, तो उसको exempt गिना जाएगा। और इसके अलावा आपका डिविडेंड या इंटरेस्ट की इनकम हो कहीं भी, तो उसको भी exempt गिना जाएगा। अब सवाल ये आता है कि कैपिटल गेन्स को आप कहाँ का इनकम मानेंगे? क्या आप ये कह सकते हैं कि दैट इनकम हैज रीजन विद इन दैट पर्टिकुलर टेरिटरी? अब इस पर जजमेंट्स कोर्ट्स के ऐसे हैं कि अगर कोई बंदा है, अरुणाचल का है, और वो अरुणाचल के बाहर अगर काम कर रहा है और उसको सैलरी वहाँ मिलती है, तो वो सोर्स को अरुणाचल के बाहर गिनते हुए उसको टैक्स किया जाता है।
अब कैपिटल गेन्स में मेरा आपसे सुझाव ये है ताशी जी कि आप अपने डीमैट के जो अकाउंट्स हैं उसको आप अरुणाचल प्रदेश की टेरिटरी में रखिए, और आपकी कोई प्रॉपर्टी भी हो तो वो अरुणाचल में अगर होती है तो द लोकेशन ऑफ द कैपिटल एसेट इज इन अरुणाचल एंड देयरफॉर द कैपिटल गेन्स उसका सोर्स भी अरुणाचल माना जाएगा, और मेरे विचार से ये कैपिटल गेन को आप एग्जम्प्ट क्लेम कर सकते हैं। लेकिन आप भले अरुणाचल के हो, बाहर अगर कोई प्रॉपर्टी या शेयर्स है आपका डीमैट वगैरह, तो वो टैक्सेबल हो सकता है। ये मैं मुकेश पटेल जी, मैं एक सवाल इससे जुड़ा हुआ पूछना चाहूंगा, ताशी जी को ये कन्फ्यूजन क्यों हुआ? शायद इस वजह से क्योंकि इनकम टैक्स में जो बेनिफिट मिलता है शेड्यूल ट्राइब को, इस वजह से? या यू सी, ये एक बहुत सारा, आप जानते हैं ऐसे हमारा ये एक्ट है 1961 में बना। अब उस समय पे ये नॉर्थ ईस्ट और ये जो पर्टिकुलरली लद्दाख का जो एरिया है, वो जो नोटिफाइड टेरिटरीज वो काफी बैकवर्ड थे, और उसमें भी शेड्यूल ट्राइब को एक एनकरेजमेंट देने के लिए ये एक विशेष प्रावधान किया गया, और तब से लेके ये चला आ रहा है। अच्छा। तो आज तो अरुणाचल में काफी डेवलपमेंट हो चुका है, पर ये प्रोविजन चालू है, इसलिए इसका लाभ इनको मिल सकता है। ताशी जी, आप मुकेश जी के जवाब से उम्मीद करता हूं संतुष्ट होंगे। जी सर, बहुत संतुष्ट हो गया, बहुत बहुत धन्यवाद सर। चलिए, आगे भी कभी भी कोई आपको कन्फ्यूजन हो कभी, तो आप बिल्कुल लिखिएगा। बहुत अच्छा लगा कि आपका सवाल आया, और आप अरुणाचल में हैं, उसके बावजूद आप हमारे शो को देखते हैं और हमारे शो को इस काबिल समझा कि आपकी टैक्स की गुत्थी को सुलझा सके। अब चलते हैं दिल्ली, जहां से सचिन जैन साहब का सवाल आया है। दरअसल इन्होंने ईमेल भेजा है, और इसमें इनका कहना है कि इन्हें स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग से 40 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। इन्होंने जुलाई में रिटर्न फाइल नहीं किया था क्योंकि इन्हें लगा कि इनके टर्नओवर को टैक्स ऑडिट की ज़रूरत होगी, तो उनके पास सितंबर तक का समय हो जाएगा। लेकिन बाद में इनके सीए ने क्लैरिफाई किया कि टैक्स ऑडिट की ज़रूरत नहीं है क्योंकि टर्नओवर में प्रॉफिट और लॉस अकाउंट होता है। अब ये क्या करें? लॉस को कैरी फॉरवर्ड करने का कोई तरीका है क्या? मुकेश जी, क्या जवाब दिया जाए इनको? बिल्कुल, इनके लिए भी लक्ष्मण जी एक खुशखबरी मैं लेके बता सकता हूं कि हालांकि जो इनकम टैक्स एक्ट के नॉर्मल प्रोविजंस है उसके प्रावधान के अनुसार अगर आपका रिटर्न लेट होता है तो आपको कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉस का फायदा नहीं मिलता है। लेकिन इसमें एक विशिष्ट अपवाद, एक्सेप्शन हम कहेंगे, कि सेक्शन 119 जो है, जहां सीबीडीटी को विशेष पावर्स दिए गए हैं टू कंडोन द डिले इन फाइलिंग ऑफ द रिटर्न, जिसके कारण कई बार किसी का रिफंड छूट जाता हो या ये लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड करने का कोई केस हो इनके जैसे, तो उसमें बोर्ड को सत्ता दी गई है कि रिलीफ, और ये बोर्ड की जो सत्ता है मॉनिटरी लिमिट्स के आधार से उनके टेरिटरी के प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर को भी वो अप्रोच कर सकते हैं। इसके लिए वो नोट करें सर्कुलर नंबर 8 ऑफ 2001, ये सीबीडीटी का सर्कुलर, लक्ष्मण जी, उनको बहुत काम में आएगा। तो सर्कुलर नंबर 8 जो 2001 यानी 2001 में जारी किया गया था, उसके आधार पर आप अपने लॉस को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, और जैसा कि मुकेश जी ने आपको तरीका बताया, आप बिल्कुल आप अपने टैक्स को बचा भी सकते हैं। अब हम चलेंगे ब्रेक पर। ब्रेक के बाद आपसे कई सारी बातें करेंगे, लेकिन उससे पहले एक मुद्दा मैं चाहता हूं पहले ही चर्चा कर लूं, क्योंकि पिछले 2 दिन पहले काफ़ी हाईलाइट रहा था। वो सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन आया था, और डिसीजन था एलटीसी को लेकर। दरअसल अक्सर सरकारी कर्मचारियों को जो एलटीसी मिलता है वो 2 लिहाज से फायदेमंद होता है। तो घूमने फिरने के खर्च मिल जाते हैं, दूसरा उस पर इनकम टैक्स नहीं लगता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा ही अनूठा फैसला दिया है। बोला है कि एलटीसी तो आपको मिलेगा, एलटीसी पे टैक्स छूट भी मिलेगी, लेकिन एलटीसी तभी आप क्लेम कर सकेंगे जब भारत में ट्रेवल करेंगे। भारत के बाहर जाएंगे तो आपको इसकी छूट नहीं मिलेगी। और इसके लिए कहें तो मोटी भाषा में कि अगर सरकारी कर्मचारी विदेश जाते हैं तो एलटीसी का फायदा नहीं उठा सकेंगे। मुकेश जी, किस सेक्शन का हवाला दिया गया? क्योंकि ये भी सुनने में थोड़ा सा अटपटा लगा, घूमने जाए हम तो भारत में घूमें, विदेश घूमें, क्या मतलब पड़ता है? देखिए लक्ष्मण जी, ये एक लूप होल ढूंढ के कई लोग जो हैं, और केवल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज नहीं, प्राइवेट सेक्टर के एम्प्लॉयज के लिए भी ये सेक्शन 10(5) का एलटीसी का एग्जम्पशन का रूल है।
अब 10(5) में नियम ये है, जिसके साथ एक रूल 2B भी बना है, उसमें नियम ये है कि आपको भारत में कोई भी जगह पे आप छुट्टी पे जाते हो तब उसके लिए आपको LTC के एग्जम्पशन का फ़ायदा जो नियम बनाए गए उसके आधार से मिलता है। अब ये केस में ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के कर्मचारी थे, इन्होंने क्या किया था कि अब उनको जाना था पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार में, जो जगह तो भारत में आई हुई है, पर वो सीधा पोर्ट ब्लेयर जाने के बजाय अपने गांव से या शहर से वो सबसे पहले बैंकॉक जाए या सिंगापुर जाए या वहाँ जाके फिर आए और कहे कि भाई हम तो रुके हैं इधर। तो ये जो एक इंटरप्रिटेशन था, तो बैंक एम्प्लॉइज पर्टिकुलरली बैंक को दोषी माना गया था कि आपने टैक्स काटा नहीं है और इसके लिए उसको पेनल्टी कर दी गई थी। तो बैंक के ओर से एक डिफेंस ऐसा लिया गया कि भाई अल्टीमेटली तो उसने वेकेशन इंडिया में लिया है, शुरू उसने अपने शहर से किया और लिया पोर्ट ब्लेयर में, तो ये दोनों जगह भारत की है। पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई आप वाया ये फॉरेन लेग की जर्नी लेके आए हैं, तो ये जो है ये दिस इज अ मिसयूज ऑफ द प्रोविजंस। और उन्होंने बैंक को ये कहा कि देयर वाज एन एलिफेंट इन द रूम और आप देख भी नहीं पाए, ठंड में एक बड़ा हाथी हो और आप कहो कि हमको पता नहीं, क्योंकि बैंक ने कहा कि हमें कैसे पता चलेगा कि एम्प्लॉय ने क्या किया। तो कहे कि भाई जब आप ये चेक करते हैं आपको ये करना चाहिए, तो इसलिए बैंक को दोषी माना गया। हमें इसका मकसद ये ख्याल रखना है लक्ष्मण जी कि देयर शुड बी नो फॉरेन लेग इन द जर्नी एंड यू शुड नॉट ट्राई टू एक्सप्लॉइट दिस लूपहोल। चलिए, तो LTC का जब फायदा आप उठाते हैं तो इस बात का बिल्कुल ख्याल रखें। तो फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बताएंगे कि पुराने घर को तोड़ने के बाद बचे प्लॉट को बेचे तो क्या मिलेगा कैपिटल गेन्स टैक्स में छूट, बताएंगे। देख रहे हैं टैक्स गुरु और आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ हैं जाने माने टैक्स एक्सपर्ट मुकेश पटेल जी। मुकेश जी, अगला सवाल लेते हैं पुणे से, जहां से अशोक अग्रवाल साहब हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अशोक जी नमस्कार, कैसे हैं आप? जी नमस्कार जी, अच्छा हूँ, ठीक है जी। बताइए क्या उलझन है आपकी? उलझन ये 80-90 साल पुराना मकान था, कॉल का 15x60 का, ठीक है। चाल टाइप था, बाजू वाले ने मकान टूटा, दीवार टूट गई, मुझे भी तोड़ना पड़ा, तोड़ दिया मैंने। ठीक है। कॉल का मकान था। हाँ। अभी जमीन बची है खाली। हाँ। वो जमीन बेच के मुझे फ्लैट लेना है। हाँ। तो जमीन बेच के मैं फ्लैट लूंगा तो मुझे कैपिटल गेन भरना पड़ेगा, खाली प्लॉट है। बड़ा ही तो दिलचस्प सवाल है। पुराना मकान तोड़ दिया, अब जमीन बची है, जमीन बेचना चाहते हैं और फिर फ्लैट लेना चाहते हैं। मुकेश जी क्या सुझाव देंगे? बस आज तो उनके लिए भी बड़ी खुशखबर ये है कि एक्चुअली इनकम टैक्स में कैपिटल गेन्स एग्जम्पशन के लिए हमारे 2 सेक्शंस हैं। अशोक जी ख्याल में रखिएगा, एक सेक्शन 54 है जहां आप एक मकान बेच के आपका जो कैपिटल गेन होता है उसको आप दूसरा कोई एक रेजिडेंशियल हाउस खरीदने के या बांधने के लिए आप उसमें निवेश करते हैं। अब इसके सिवा भी एक सेक्शन 54F है जहां रेजिडेंशियल हाउस के सिवा इसमें केवल एक शर्त यह है कि आपके पास एक से ज़्यादा घर नहीं होना चाहिए। एक घर है तो ठीक है। अब ये ज़मीन जो आप बेचते हैं, ये कंडीशन आप फुलफिल करते हैं तो बिना दिक्कत या बिना झिझक आप अपना जो पूरा नेट कंसिडरेशन है उसको सेक्शन 54F के तहत 2 साल के अंदर आप ये नया घर में खरीदने के लिए अगर निवेश करते हैं या आपको प्लॉट लेके कंस्ट्रक्शन करना है तो 3 साल, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप ज़रूर ये फ़ायदा ले सकते हैं, कोई फिक्र मत करिएगा। बिल्कुल आप खुश हो जाइए, आप इस प्लॉट को बेच करके दूसरा फ्लैट ले सकते हैं और आप यहाँ पे आप टैक्स छूट का फ़ायदा भी उठा सकते हैं। चलिए, इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल आया है मुकेश जी, अगर आप इजाज़त हो तो मैं पूछ लूँ। दरअसल उनका फ़ोन तो लग नहीं रहा है कि ईमेल भी उन्होंने भेजा था अपने सवाल का। तो ये है बंगलुरु से शेखर जी का जी। इन्होंने मार्च 2021 में प्रॉपर्टी बेच दी थी और मार्च 2021 में प्रॉपर्टी बेची और ज़मीन की तलाश की जिस पर कंस्ट्रक्शन करना चाहिए, लेकिन अभी तक ज़मीन उनको मिली नहीं है। हालांकि इनका कहना है कि आज तक ज़मीन खरीद नहीं पाए हैं, प्रॉपर्टी बेचे 2 साल होने को आए हैं। तो LTCG टैक्स भरने के लिए क्या मुझे 1 वर्ष का और एक्सटेंशन मिल सकता है, ऐसा कहना है।
शेखर जी का बेंगलुरु से हैं। तो शेखर जी के लिए क्या सुझाव होगा? एक्सटेंशन मिलेगा? चूंकि 2 साल तो हो चुके हैं प्रॉपर्टी बेचे हुए, जमीन मिल नहीं रही है इनको। अनफॉर्चुनेटली लक्ष्मण जी, एक्सटेंशन का कोई प्रोविजन नहीं है। हालांकि शेखर जी हमारे साथ जुड़े हुए नहीं हैं, नहीं तो मैं उनको ये पूछता कि क्या उन्होंने पैसे जो हैं वो कैपिटल गेन अकाउंट में निवेश किया है कि नहीं, क्योंकि वो निवेश किया होता तभी उसको यूटिलाइज करने का सवाल आता। पर जैसे इसमें बहुत सारे डिसीशंस हैं टैक्स पेयर्स की फेवर में, वो ये कहते हैं कि अगर आप ये 2 या 3 साल का जो विंडो है उसमें आप निवेश कर देते हैं, एक बार पैसा आपका जो भी आपने कैपिटल गेन आपका हुआ है या तो नेट कंसिडरेशन जो हुआ है, तो आपको फ़ायदा मिल सकता है, भले थोड़ा समय बीत जाए एक्चुअल पोजेशन लेने में। अब यहाँ तो इन्होंने निवेश ही नहीं किया, तो नियत अवधि में अगर निवेश नहीं करते हैं तो लक्ष्मण जी उनको एक्सटेंशन का कोई फायदा, क्योंकि इसके लिए कोई प्रावधान नहीं है, कोई फायदा। आप देख रहे हैं टैक्स गुरु और आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ हैं जाने माने टैक्स एक्सपर्ट मुकेश पटेल जी, जो कि अहमदाबाद से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मुकेश जी, हम लोग पिछले ब्रेक पर जाने से पहले पुणे के एक दर्शक का सवाल लिया था, तो मैं सोचा कि एक बार फिर से पुणे से सवाल आया, उसको क्यों ना ले लिया जाए, ताकि पुणे के दूसरे वासिंदे ये ना कहें कि मेरा सवाल नहीं लिया गया। तो ये प्रवीण वर्मा जी का सवाल है, पुणे से ही सवाल आया है और इन्होंने ईमेल के जरिए सवाल पूछा है। इनका कहना है कि विदेशी इनकम में भारत में जब टैक्स का कैलकुलेशन होता है तो क्या टैक्स स्लैब एक ही है कि अलग टैक्स स्लैब है? तो मुझे ये समझ में आ रहा है कि इनको कुछ विदेशी इनकम हो रही है अच्छी खासी, अब वो जानना चाहते हैं कि यहाँ पे टैक्स देना पड़ेगा क्या, देना पड़ेगा तो क्या हिसाब किताब होगा? देखिए लक्ष्मण जी, इनका जो सवाल है कि व्हाट इज द स्टेटस ऑफ टैक्सेबिलिटी ऑफ द फॉरेन इनकम, विदेश की आय, जैसे आपने बताया। अब ये जो है, ये कोई भी टैक्स पेयर है उसके रेजिडेंशियल स्टेटस पर वो निर्भर करता है। हमारे रेजिडेंशियल स्टेटस के 3 क्लासिफिकेशंस हैं, एक है नॉन रेजिडेंट, एक है रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट, और तीसरा है रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। अब जो बिन निवासी भारतीय हम कहते हैं कि जो नॉन रेजिडेंट हैं, 6 महीने से ज़्यादा जो भारत के बाहर रहते हैं, उनके केस में उनकी विदेश की आय जो है वो कभी भी भारत में टैक्स होती नहीं है, उस पर कोई टैक्स की चिंता नहीं है। पर अगर आप रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट हैं, जैसे अगर प्रवीण जी अपनी खुद की बात करते हैं, तो उनकी विदेश की आय भारत में टैक्स होगी और भारत के अप्रोप्रिएट टैक्स रेट्स, इसके लिए कोई अलग टैक्स रेट्स नहीं है, हमारे टैक्स रेट के आधार से ही वो टैक्स होगी। अब ये एक तीसरा स्टेटस है कि जब आप पहले नॉन रेजिडेंट रह चुके हैं और अब फिर रेजिडेंट होते हैं, तो बीच में एक ये विंडो पीरियड होता है, उसमें आपका स्टेटस होता है आर बट NOR। तो उसमें अगर आपकी कोई इन्वेस्टमेंट इनकम है विदेश में, तो उसको भारत में टैक्स नहीं होगी, ऐसा एक विशेष प्रावधान है। तो ये लक्ष्य में रखते हुए प्रवीण जी को अपना प्लानिंग करना होगा। ये जो अलग अलग कैटेगरी मुकेश पटेल जी ने बताया प्रवीण जी, इसका आप ध्यान रखिए। अब देखिए कि आप किस कैटेगरी में आते हैं, आपकी आमदनी किस कैटेगरी में आती है, उसके हिसाब से आपके ऊपर टैक्स की देनदारी बनेगी। अगर फिर से आपको अभी भी कोई उलझन हो तो आप फिर से हमें लिख सकते हैं, आप मोबाइल नंबर ज़रूर दीजिएगा ताकि उस पर हम संपर्क करें और आपको लाइव बात करा सकें अपने एक्सपर्ट से, ताकि आपकी पूरी उलझन 100% दूर की जा सके। मुकेश जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे सभी सवालों का जवाब देने के लिए। टैक्स गुरु में फिलहाल इतना ही। आपके पास कोई भी सवाल हो, चाहे इनकम टैक्स से जुड़ा हुआ हो या फिर GST से, आप हमें लिख भेजिए tax@moneycontrol.com पर, और आप अपने सवाल के साथ अपना नाम और मोबाइल नंबर लिखना ना भूलें ताकि हम आपसे संपर्क कर सकें। टैक्स गुरु में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए CNBC आवाज। नमस्कार।